हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज के हेडलाइन को देखें अगर, तो ये वही है जो इंडिगो के कारण जो भी हंगामा मचा हुआ है एयरपोर्ट्स पे, उस पे न्यूज़ है। मेरे को ये यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। इसमें यूएस टीम टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, ये बेसिकली जो टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, उसके उसमें सब आर्म ट्विस्टिंग करके नया नया एग्रीमेंट करवा रहे हैं। इंडिया के भी साथ वही करना चाह रहा है, तो यूएस का एक टीम आ रहा है ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। तो वो देखते हैं क्या होता है। चार्जशीट इन जुबीन, ये जुबीन गर्ग का डेथ हुआ है, उनके बारे में है, चार्जशीट फाइल हुआ है। स्टैलिन फ्लैग्स ऑफ टू शिप्स कैरिंग एड टू साइक्लोन हिट श्रीलंका, अभी भी वही चल रहा है। अगर हम लोग इसके बाद चलते हैं साइंस में, साइंस में अगर पहला न्यूज़ देखें तो वो है वन एटम एक्सपेरिमेंट स्विंग्स आइंस्टाइंस डिबेट इन बोर्स फेवर। ये जो आर्टिकल है, आज जो दोनों आर्टिकल है साइंस के पेज पे, बहुत टेक्निकल है। यूपीएससी उतना टेक्निकलिटी में जाएगा नहीं। बेसिकली आइंस्टाइन और नील्स बोर में कुछ डिबेट चल रहा था क्वांटम मैकेनिक्स को लेके, तो उसमें ये पता चला है कि आइंस्टाइन गलत साबित साबित हुए हैं। तो इसमें आपको अगर कुछ जानना है तो आप जानो कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम, जहाँ भी क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी यूज़ है, मेट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सब आप जान लो, उतना काफ़ी है। ये इसमें इसको समझने का ट्राई मत करना। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ट्राई करो। आप गूगल पे भी सर्च, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इन जनरल जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, ये यूपीएससी के लिए उतना टेक्निकलिटी में यूपीएससी नहीं जाएगा। दूसरा जो न्यूज़ है, माइक्रोब्स कैन हेल्प लो पीएच सीमेंट प्रोटेक्ट न्यूक्लियर वेस्ट। ये भी जो आर्टिकल है बहुत टेक्निकल है। ये कुछ मटेरियल बना रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू कम होगा, उससे जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको रखने में बहुत मदद मिलेगा। तो ये कल भी जो रशिया वाला बात जो न्यूज़ था उसमें एक था न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का के बारे में बात था। तो उसी में हम थोड़ा सा लिखे हैं कि आप जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल होता क्या है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल स्टार्ट होता है माइनिंग से। आप पहले माइन करते हो जो भी मिनरल है, यूरेनियम को। उसके बाद आप क्या करोगे, मिलिंग करोगे। जो यूरेनियम, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी रहेगा, उसको आप हटाते हो। उसके बाद आपके पास बस यूरेनियम बचता है। अब उस यूरेनियम में 99.3% जो होगा वो यूरेनियम 238 होगा, और केवल 0.7% यूरेनियम 235 होगा, जो असल में फिजन रिएक्शन में काम करेगा। तो क्या होगा कि पहले उस जो यूरेनियम 235 का जो 0.7% है कॉन्सेंट्रेशन, उसको बढ़ा करके 4 to 5% किया जाएगा। ये 4 to 5% किया जाता है जब आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है। अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो आप उसको एनरिच करोगे 90% तक। मतलब जो यूरेनियम है आपके पास, उसमें 90% जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूरेनियम 235 का है। तब आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। लेकिन हम लोग को उधर अभी नहीं जाना है। हमको ये जानना है कि 0.7 से बढ़ा करके 4 to 5% करेंगे। अब जब ये हो गया, 4 to 5% हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फैब्रिकेशन करेंगे। फैब्रिकेशन मतलब जो यूरेनियम है उसको छोटे छोटे पैलेट्स में, गोल गोल पैलेट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक रॉड में डालेंगे। और उन रॉड्स को, जब ढेर सारा रॉड को एक असेंबली बोलता है, उस असेंबली को आप कोर में डाल देते हो जहाँ पे रिएक्शन होने वाला है। उसके बाद आप वहाँ पे डाल दियो। उसके बाद जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आप उसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करोगे। न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करोगे तो यो यूरेनियम जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और वो और भी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो उस न्यूट्रॉन को, जो ज़्यादा जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। वो अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा, तो उससे मेल्ट डाउन का प्रॉब्लम रहता है। ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज होता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। तो हम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना है, हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। उसके लिए न्यूट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब आपका हो गया, आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया, जितना भी 10 12 साल 15 साल जितना साल भी चलता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस जो भी स्पेंट फ्यूल बोलते हैं उसको निकालोगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक पूल ऑफ वाटर होगा, उसमें आप डाल दोगे। उसको छोड़ दोगे बहुत सालों तक, तो उसको बोलते हैं इंटरिम स्टोरेज। इंटरिम स्टोरेज के बाद आप क्या करोगे, दो चीज आप कर सकते हो। या तो उसको सीधा फाइनल डिस्पोजिशन के लिए भेज दो, जो अंडरग्राउंड, जो अर्थ में कैवर्न्स होते हैं, उसमें डाल देते हैं।
या आप उस वो जो स्पेंट फ्यूल है उसको प्रोसेसिंग करो और उसमें फिर से कुछ एक्सट्रैक्टेबल चीज को एक्सट्रैक्ट करो, जैसे प्लूटोनियम। उसके बाद आप क्या करोगे, जो स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग के बाद आप उसको फाइनल डिस्पोजिशन के लिए भेज दोगे। अब अगर आप इंटरिम स्टोरेज के बाद डायरेक्ट फाइनल डिस्पोजिशन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड साइकिल। अगर आप इंटरिम स्टोरेज के बाद स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। तो इंडिया यूज करता है क्लोज एंडेड, यूएस यूज करता है ओपन एंडेड। इसमें एक टर्म है इस आर्टिकल में, माइक्रोबियली इंड्यूस्ड कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन। लंबा चौड़ा टर्म है, यूपीएससी वन वर्ड एसोसिएशन में पूछे गए। बेसिकली होता है बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं कार्बोनेट आयन से कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने के लिए। ये बस उतना ही है। एक ये छोटा सा न्यूज इसके नीचे जो है ना, ये फोन एडिक्शन पे कुछ है, आई डिड नॉट फाइंड इट इम्पोर्टेंट, आप पढ़ सकते हो, अच्छा आर्टिकल है। सैटेलाइट लाइट्स विल ऑल्सो थ्रेटन स्पेस टेलीस्कोप। अभी जो सैटेलाइट्स आप पढ़ रहे होगे कि ढेर सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि स्पेस टेलीस्कोप जो होते हैं उसमें बोला जा रहा है कि इतने सारे टेलीस्कोप्स होंगे ना तो सैटेलाइट का जो लाइट होगा, वो जो इमेज होगा उसको खराब कर देगा। ये एक अ, दिया है कि कैसा हो सकता है ये वाला स्क्रीन पे जो है, लेकिन ये कुछ मतलब एक्सट्रीम सिनेरियो हो गया। अगर आप देखेंगे तो एक टर्म है मेगा कॉन्स्टलेशंस फ्लाई। मेगा कॉन्स्टलेशंस क्या होता है कि जब आप ढेर सारे सैटेलाइट्स को भेजते हो एक ही काम करने के लिए, जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक, ये क्या करेगा, ये उधर जा करके ढेर सारे सैटेलाइट्स जाएंगे ऊपर स्पेस में और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अभी बात हो रहा है शायद इंडिया में भी आने वाला है। अगले पेज पे चलते हैं, FAQ। रुपी एट 90 रुपी स्लाइड करते जा रहा है, गिरते जा रहा है। इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो इस आर्टिकल में 3 फैक्टर्स का जिक्र किया है। पहला कि एक्सपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट, तीसरा इन्वेस्टमेंट। ये तीनों फैक्टर्स के कारण, जैसे इन्वेस्टमेंट क्या है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आते हैं, तो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जब आएंगे तो डॉलर का, इंडिया में डॉलर आएगा क्योंकि वो रुपीज में लेके इन्वेस्ट करेंगे। अब वो भागने लगेंगे, जब वो छोड़ेंगे इंडियन मार्केट तो वो क्या करेंगे, वो सेल करेंगे और वो रुपीज उनको मिलेगा, वो रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हो जाएंगे। तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया, रुपीज का डिमांड घट गया, तो उससे क्या होगा कि रुपया कमजोर हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है। वैसे ही इंपोर्ट्स में भी होता है, एक्सपोर्ट्स में भी होता है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लग रहा है कि यूपीएससी पूछ भी सकता है, वो है कि आरबीआई इसके लिए क्या करता है, इसमें क्या करता है। जब रुपी स्लाइड होता है या रुपी अप्रिशिएट करता है तो आरबीआई क्या करता है। तो आरबीआई क्या करेगा ना कि जब आरबीआई एक रेंज मेंटेन करता है कि ठीक है इतना तक अगर अप डाउन हो रहा है ना तो हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, मार्केट को काम करने देंगे। लेकिन उसके ऊपर नीचे अगर होने लगा तो हम लोग इंटरवीन करेंगे। अगर रुपी स्लाइड हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, वो मार्केट में डॉलर बेचेगा। क्यों, तो मार्केट में ज्यादा डॉलर है तो डॉलर का प्राइस घटेगा। अगर अपना रुपीज मजबूत हो रहा है तो वो क्या करेगा, तब वो रुपीज बेचेगा। अब वो रुपीज, जब रुपीज मजबूत हो रहा है तो बेचेगा क्यों, ये तो अच्छा बात है। नहीं, अगर रुपीज ज्यादा मजबूत हो जाए, जैसे 80 से बढ़ के 70 हो जाए, तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो दिक्कत में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब 80 रुपए था तो जो बाहर से हम लोग का जो खरीद रहा था, वो पहले $1 देता था तो उसको इंडिया से 80 रुपए का सामान मिलता था। अब वो जब $1 देगा तो उसको 70 रुपए का ही सामान मिलेगा। तो बोलेगा यार हम इंडिया से नहीं खरीदेंगे, कहीं और से खरीद लेंगे। अगर 90 रुपए हो जाए तब क्या होगा, तब हम लोगों को तो एक्सपोर्ट में फायदा होगा। क्यों, क्योंकि पहले इंडियन एक्सपोर्टर जब $1 का सामान बेचता था तो उसको 80 रुपए मिलता था। अब वो जब $1 का बेच रहा है तो उसको 90 रुपए मिल जा रहा है, तो वो बोलेगा इंडियन मार्केट में हम क्यों सेल करें, हम फॉरेन में सेल करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब रुपी डिप्रिशिएट अप्रिशिएट करता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। ये जो आरबीआई का एक्शन है, इस पे एक 2019 का क्वेश्चन है, PYQ है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। इसमें देखिए पूछ रहा है कि नॉट द मोस्ट लाइकली, क्या नहीं करेगा आरबीआई। तो कर्बिंग एक्सपोर्ट, एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ये तीनों अगर करेगा ना तो रुपी का जो स्लाइड है वो रुक जाएगा। ये आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, अभी उतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये रुपी के स्लाइड को रोक देगा। लेकिन ये जो है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको समझाते हैं। अभी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है,
कि फॉर एग्जांपल जो इंडियन जो मार्केट है या उसमें 100 रुपए का करेंसी है, ठीक है। अब वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किया, तो ऑलरेडी रुपया जो है वो स्लाइड कर रहा है, उसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करके उसने 120 रुपए कर दिया इसको बढ़ा के। तो भाई जिसका दाम ऑलरेडी घट रहा है, रुपीज का जो स्लाइड कर रहा है, रुपीज का दाम घट रहा है, और आप मार्केट में वही सामान डाल रहे हो, तो वो तो और कमजोर हो जाएगा ना, डॉलर के कंपैरिजन में या किसी और करेंसी के कंपैरिजन में। तो जो डी है वो ये नहीं करेगा। ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है ना, ये दिशा पब्लिकेशन के किताब का है, उसमें आप भी वो यूज कर सकते हो, उसमें गलती नहीं रहता है आंसर्स में, इसलिए, और सोर्स दिया रहता है कि अगर आपको चेक करना है तो आंसर कहाँ से है, इसलिए हम वो यूज करते हैं। तो वो आप भी यूज कर सकते हो, उसी का फोटो लेके इसमें पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर इसी न्यूज़ में देखें तो कुछ चीज़ें जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में क्या होगा, तो एफडीआई होगा, एफपीआई होगा, बोरोइंग्स होंगे। तो ये सब आपको इकोनॉमी में पढ़ना है। फिर एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक होता है रियल एक्सचेंज रेट। बेसिकली क्या होता है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट बस मार्केट में दिखाता है कि भाई ये $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा है कि यूएस में जो प्राइस का गुड्स है और इंडिया में जो प्राइस का गुड्स है उसमें क्या कंपैरिजन है, तो वो रियल एक्सचेंज रेट दिखाता है। जब आप दोनों कंट्रीज में प्राइस लेवल को अकाउंट कर लोगे तब वो रियल एक्सचेंज रेट हो जाता है। इसमें नीचे फिर से एक बार पुतिन का न्यूज़ है, पुतिन आए थे इंडिया। इसमें जो मेरे को आर्टिकल में कुछ खास नहीं दिया हुआ है, एक चीज जो मेरे को लगा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030। ये कब हुआ था, ये रशिया गए थे मोदी जी, तब हुआ था। अभी ये 2024 का न्यूज़ है, ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि यार 24 का न्यूज़ है, 26 में देना है, थोड़ी पूछेगा। यूपीएससी को आदत है वो 2 साल पुराना क्वेश्चंस भी पूछता है। तो आप इसको एक बार देख लेना कि क्या क्या किन किन एरियाज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बात हो रहा है। इसके बाद अगर देखें तो ये तो प्रोफाइल्स है, यूपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। 4 civilians and a soldier killed. This is not important. Russian drone missiles hit railway hubs. Australia hits Taliban officials with sanctions. Bolsonaro's son something something. Germany's merge. Not important. ये फिर न्यूज़, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। रीजनल न्यूज़ में भी कुछ खास था नहीं, ऐसे तो कभी नहीं रहता है। एनोनिमस लेटर, सीएम ब्लेम्स कपल सफोकेटेड टू डेथ आफ्टर फायर आउटब्रेक, टू प्रेस बॉडीज गेट बॉम्ब थ्रेट, ठीक है। SC/ST representatives in Bengal seek simpler rules for SIR. डीपेथॉन, जे एन के सिविल सर्विस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। 4 JNK रेसिडेंट्स ऑनर्ड, वो जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था। एक्ट अगेंस्ट पेपर लीक्स, इलीगल माइनिंग, डिप्यूटी सीएम बोल रहे हैं बिहार के। ऑफिशियल फिगर्स ऑफ कैपेसिटी इन दिल्ली नाइट शेल्टर, ये नाइट शेल्टर होम का न्यूज़ है। दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज़। Delhi High Court asks rival PMK factions, Shinde revolts. This is not important. High Court grants interim protection to rape accused. Not at all important. No relief for, not important. Congress top brass discusses Karnataka dispute. Participants from 44 countries attend. Have donated 90% local body. लोकल बॉडी आप पढ़ लो ना कि इलेक्शंस क्या क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मतलब कितने दिन पे होते हैं, कौन सा बॉडी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और ग्राम सभा, और जो रिजर्वेशन होता है SC/ST और वुमेन के लिए, उसके अलावा ओबीसी को कब दे सकते हैं स्टेट, वो बस उतना करो आप। टॉप कोर्ट वांट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर अब्यूज ऑफ डिसेबल्ड प्रिजनर्स। प्रिजन में जो डिसेबल्ड है उनके साथ अगर कुछ अब्यूज होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। असम ट्राइबल बॉडी प्रोटेस्ट, इसमें वही है, राइट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। असम ट्राइबल बॉडी अभी तक प्रोटेस्ट चल ही रहा है, वो ST टैग मिल गया है। उसमें आप आर्टिकल 341 देख लेना, 342 देख लेना, 342A देख लेना, नेशनल सेमिनार 338B देख लेना। नेशनल सेमिनार हेल्ड टू हाईलाइट अम्बेडकर, अम्बेडकर के बारे में आप पढ़ लो, यूपीएससी ऑब्वियसली पूछ भी सकता है। गांधी और अम्बेडकर का कंपैरिजन पूछ चुका है, तो और प्री में गांधी और मार्क्स का कंपैरिजन पूछ चुका है, तो ये
एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, वो गांधी और अंबेडकर पे भी पूछेगा कभी ना कभी, आप प्रिपेयर करके रखो। क्वाड, आपको क्वाड के बारे में पता होना चाहिए, 4 कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक क्या होता है, और यूएस का उसमें क्या इंटरेस्ट है और इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वाड कंट्रीज में केवल इंडिया है जो चाइना से बॉर्डर करता है, और बाकी कोई भी कंट्रीज बॉर्डरिंग नहीं है। चार्जशीट अगेंस्ट रिलायंस पावर, अनिल अंबानी का कुछ न्यूज़ है। सस्पेंडेड तृणमूल, ये बाबरी मस्जिद का फिर से ईंट अलग, पता नहीं क्या है। विजिलेंस इन अयोध्या, मोदी गवर्नमेंट स्पेयरिंग, ये कांग्रेस बोल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था इंडिगो, इसलिए उसको परेशान नहीं कर रहे हैं डीजीसीए। हिस्टोरिकल ब्लंडर्स ऑन JNK, देखिए एक बात इसमें हम कहना चाहेंगे कि ये जो होता है ना JNK, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जब आप हाइंडसाइट में देखते हो ना तो ये चीज़ें आसान लगती है, लेकिन जब आप उस चीज़ को सामने से फेस करते हो तब सिचुएशन अलग हो जाता है। नथिंग लाइक वंस ओन कंट्री, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन को वापस ले आए थे उस पर अमित शाह से, देखिए सर्कुलर इकोनॉमी में 2025 में ही सवाल पूछा है, और ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा आगे। ये अच्छा टॉपिक है, न्यूज़ में रहता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो सर्कुलर इकोनॉमी को। वोमेन फेस ग्रेटर हेल्थ रिस्क, ये बोल रहे हैं कि राइजिंग हीट से वोमेन को ज़्यादा असर पड़ता है। उसके अलावा NGO इन राजस्थान टारगेट 38 चाइल्ड मैरिज के बारे में है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। जो NGO है ना उसको अगर चाइल्ड मैरिज पे आता है या NGOs का क्या एडवांटेजेस है, क्या रोल वो प्ले कर रहे हैं, तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू डिजिटाइज 100% ऑफ वोटर रोल्स। असम गवर्नमेंट 2 चाइल्ड, अब ये 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्फोर्स कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो आपको अगर चुनाव में खड़ा होना है तो ये सब पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है कहीं। इंडिया विल हेल्प इन बिल्डिंग एन इंक्लूसिव बांग्लादेश, ये वाला न्यूज़ देखिए। चीता कब डाइज लेस देन, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको प्रोजेक्ट चीता इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट चीता क्या है, इसको कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ से चीता आया है, कहाँ से कितना आए हैं, एम क्या है, टारगेट क्या है, अचीव क्या हुआ है, ये सब आपको पूरा पता होना चाहिए। एक कूनो नेशनल पार्क है, उसके बारे में आप देख लो, मैप देख लो, उसका फॉरेस्ट टाइप देख लो। ऐसे ही गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों में चीता इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें शायद होने वाला है या हो चुका है, ये देख लेना आप लोग। तो ये दोनों चीता के लिए हैं। उसके अलावा जो नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, कम्युनिटी रिजर्व होता है, ये सब कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर होता है। ये सब एक्ट आपको पढ़ना ही है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, ये सब आपको ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत जानना ही है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमी में चलें, बिजनेस इज द पोस्ट जुलाई IPO। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो जब पहली बार अपना शेयर इशू करता है मार्केट में तो उसको बोलते हैं IPO। तो उसी पे एक छोटा सा न्यूज़ है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट IPO इज। गिफ्ट सिटी है सेम एडवांटेजेस एज केमन आइलैंड, ये केमन एक ऐसा जगह है जो टैक्स हेवन है, जहाँ पे जो जिनको ब्लैक मनी छिपाना होता है ना वो जाते हैं। अब ये जो भी सर हैं ये बोल रहे हैं कि गिफ्ट सिटी है सेम एडवांटेजेस एज केमन। गिफ्ट सिटी क्या है ये आप देख लो, इसमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है। ये गिफ्ट सिटी जैसे SEZs को वो करता है, गवर्न करता है। बेसिकली एक फाइनेंशियल हब होता है जहाँ पे टैक्स कम होते हैं, जो बिजनेस के रूल्स होते हैं वो कम होते हैं, एनवायरनमेंट का जो ऑब्लिगेशन सब होता है वो कम होता है। इसको एक्सपोर्ट हब के तौर पे एनकरेज किया जाता है। Advance, this is not important. C&I to create demand for green. India emerging as a major hub of renewable energy. रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी अच्छे से तैयार करके रखो। इसमें आप कौन कौन सा देखोगे एनर्जी मिक्स में, कौन सा एनर्जी से कौन कितना आता है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर और फिर फॉसिल फ्यूल भी आप देखो कि कितना आता है, कितना परसेंटेज है। और जो वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे सोलर के लिए अलग होगा, हाइड्रो के लिए, विंड के लिए होगा, वो सब आप लोग थोड़ा बहुत जानो क्या क्या हुआ है, कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है,
वो सब आप थोड़ा बहुत देख लो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें एक जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो था इंडिया का एनडीसी, जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो इंडिया का इसमें ये यूएनएफसीसीसी के साइड से लिया हुआ है। इंडिया का जो एनडीसी है ना वो है ये। इसमें अगर आप देखेंगे तीन क्वालिटेटिव है, सॉरी तीन क्वांटिटेटिव है। एक तो ये हो गया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत न्यूज़ में रहा है। क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लियरर पाथ, दिस इज, देखिए ये वाला जो है ना 3 नंबर, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। मतलब 2005 में जितना इंटेंसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे कार्बन, 2030 में उस 2005 के लेवल से 45% रिड्यूस करेंगे। तो एक ये है। दूसरा है कि 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। इंस्टॉल्ड मतलब क्या है कि आप इंस्टॉल करके रखे हुए हो, लेकिन आप उसको जैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेरा 100 गीगावाट्स हो सकता है, लेकिन हमको ज़रूरत केवल 60 गीगावाट्स का है, तो वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो ये बोल रहा है कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगा वो 50% हम लोग ट्राई करेंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हो। एक और है तीसरा, ये 5 नंबर, कि एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स। इंडिया का जो अभी कार्बन सिंक है वो अराउंड 2.29 बिलियन टन्स का है। तो अभी है कि एडिशनल ये बनाएंगे। उसके अलावा जो है ना वो सब क्वालिटेटिव है, वो आप पढ़ लेना। यूएनएफसीसीसी आप गूगल पे टाइप करना इंडियाज एनडीसी, और पहला दूसरा लिंक में आपको यूएनएफसीसीसी का आएगा, ये वाला पेज मिल जाएगा। ये मेरे हिसाब से तो ये 3 इंपॉर्टेंट ही है। उसके अलावा आप जानिए कि नेट ज़ीरो जो है, ये कल भी बताए थे, नेट ज़ीरो इंडिया का टारगेट क्या है, वो 2070 में है। ये वाला टारगेट जो है ना, नेट ज़ीरो वाला, ये पंचामृत में है। ये भी अब जानिए, आंसर राइटिंग में अच्छा रहेगा, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पंचामृत में जो टारगेट्स थे उसमें से एक दो टारगेट इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है एनडीसी में। एनडीसी का फिर क्या होगा, एक होगा स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक बोलते हैं, कि भाई सब कंट्रीज का देख लिए कि हाँ तुम्हारा ये एनडीसी, तुम इतना कम करोगे, तुम उतना कम करोगे। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है पेरिस एग्रीमेंट में, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग कंट्रोल करें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो सबका देखेंगे कि भाई ये सब कंट्रीज का देख लिए कि इतना, ये इतना प्रोड्यूस करेगा, ये इतना प्रोड्यूस करेगा। उससे के बाद ये लोग एस्टिमेट करेंगे कि इससे कितना कार्बन जनरेट होगा। जो उसके बाद फिर एस्टिमेट करेंगे कि क्या हम लोग 2050 तक या 2100 तक क्या 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाएंगे। अभी आप न्यूज़ देखे होंगे 2024 में फॉर द फर्स्ट टाइम 1.5 डिग्री सेल्सियस ब्रीच हो गया है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से था। तो आप ये सब पढ़ो, देखो, और मेरा टेलीग्राम पे चैनल है वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर, आप उस पर मेल करो। टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप उसको ज्वाइन करो। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को मेल करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो। ऐसे आप पढ़ते पढ़ते अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहे तो आप देखते रहना। ऐसे तो अब हम सोचें कि हर दिन एक जो टॉपिक में लगेगा कि हाँ पी वाई क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।